हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को वेक्टर अलजेब्रा के एक नए टॉपिक 3 डायमेंशनल प्लेन पे स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग का 3D ज्योमेट्री प्लेन टॉपिक का पहला लेक्चर होगा और इस लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि प्लेन होता क्या है, प्लेन के इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या कंडीशन होते हैं, अलग अलग फॉर्म पे इक्वेशन कैसे निकाले जाते हैं। जिस प्रकार हम लोगों ने लाइन में पढ़ा था स्ट्रेट लाइन क्या होता है, उसको निकालने के लिए क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए, तो वो सारी बातें एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आज कि प्लेन क्या होता है। इसके पिछले लेक्चर की बात करें तो सारे के सारे क्वेश्चंस और थ्योरीज ख़त्म हो चुके थे स्ट्रेट लाइन का। तो आज हम लोग बात करते हैं प्लेन क्या होता है। ठीक है, प्लेन का मतलब होता है, इसको हम लोग सतह कहते हैं। सतह नहीं, एक प्लेन कहने का मतलब हो गया कि इस प्रकार से जो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है वो प्लेन है। ठीक है, देखिए इसको डेफिनेशन क्या होगा, सोचिए। देखिए का डेफिनेशन क्या है। मान लीजिए कोई एक सरफेस लीजिए, इनफाइनाइट सरफेस। इनफाइनाइट सरफेस कहने का मतलब है कि प्लेन कितना बड़ा होगा इसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे अभी हम इस प्लेन की बात करें तो आपको प्लेन तो यहाँ पे दिख रहा है, ये जो व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है सो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये व्हाइट बोर्ड तक ही ये प्लेन होगा। यदि इसको इनफाइनाइटली प्रोड्यूस किया जाए चारों ओर से तो वो कहाँ तक जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कोई भी प्लेन की बात करते वो इनफाइनाइट प्लेन का बात करते हैं। तो क्या होता, देखिए मान लीजिए ये प्लेन है, इसको चेक करने के लिए क्या रूल है वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले कोई एक पॉइंट लीजिए, कोई 2 पॉइंट ले लीजिए इसी पॉइंट पे, इसी सरफेस पे। अभी हम सरफेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मैंने एक कोई पॉइंट ए लिया और दूसरा पॉइंट क्या लिया, बी लिया। ठीक है, ये एक सरफेस है ना। और इस सरफेस में 2 पॉइंट लीजिए और आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब बताइए जैसे हमने इसको ज्वाइन किया तो इस पे बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं। देखिए इधर से देखिए P1, P2, P3, P4, P5 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से बहुत सारे पॉइंट होंगे। हाँ, अब सारा पॉइंट को देखिए उसी लाइन पे ज्वाइन, उसी लाइन जो लाइन को हमने ज्वाइन किया है उसी लाइन पे, उसी सरफेस पे लाई कर रहा है। ठीक है, जैसे देखिए इस पेन को मैं बोर्ड पे इस प्रकार रखूं तो इसकी जो निचला सतह का जो पॉइंट है उसके सारे के सारे पॉइंट इसके कांटेक्ट पे हैं। लेकिन सोचिए कि यदि ये हमारा प्लेन होता नहीं है, देखिए लेकिन मान एक पॉइंट यहाँ लिए, एक पॉइंट यहाँ लिए, तो सोचिए कि यदि ये प्लेन नहीं है तो देखिए इस लाइन के सारे पॉइंट, देखिए एक पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, बाकी बीच वाला पॉइंट क्या है, वो हमारा पॉइंट जो है इस लाइन पे, वहां इस सरफेस पे लाई नहीं कर रहा है। तो ये जो सरफेस है प्लेन सरफेस हो गया, और ये जो सरफेस हो गया रफ सरफेस। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं प्लेन का। ठीक है, तो प्लेन का मतलब एक मानसिकता भी जा रहा है कि प्लेन होना चाहिए, उसका सरफेस रफ नहीं होना चाहिए। तो ठीक है ना। तो ये जो सरफेस हो गया, मैंने देखा कि बोले, देखो इधर सिंस, देखिए क्या है, सिंस ऑल points on line joining points A and B on plane also lies on that surface। ये तो दैट सरफेस को हम लोग एस कह सकते हैं, सरफेस एस लाइज ऑन सरफेस एस, देयरफॉर कह सकते हैं, देयरफॉर दिस सरफेस इज अ प्लेन।
हाँ ठीक है। देखिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो सरफेस मिला ये क्या हो गया, प्लेन हो गया। हाँ देखिए क्या है, प्लेन इज ए सरफेस, प्लेन इज अ सरफेस such that 2 point taken on it and all points line joining given points also lies on that surface is called प्लेन, इज कॉल्ड प्लेन। ठीक है, सरफेस को हम लोग इनफाइनाइट सरफेस भी कह सकते हैं, एन इनफाइनाइट सरफेस, क्योंकि जो सरफेस की बातें कर रहे हैं वो हम लोग का कोई फाइनाइट सरफेस नहीं है, बहुत बड़ा हो सकता है। इनफाइनाइट सरफेस, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक ऐसा इनफाइनाइट सरफेस, क्योंकि ये जो इधर से भी इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, इधर भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, इधर भी प्रोड्यूस किया जा सकता है ना। तो इस प्रकार से प्रोड्यूस कर सकता है। मैंने तो इमेजिन किया है कि चलो भाई यहाँ से यहाँ तक इसको मैंने ले लिया है, ठीक है, लेकिन जब प्रोड्यूस किया जाएगा तो इसका प्रोडक्शन कहीं भी होता रहेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से उसके लिए हम लोग इसको फाइनाइट कहते हैं, इनफाइनाइट सरफेस कहते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले आपको प्लेन चेक करना है, तो आप क्या कीजिए, जिस सरफेस को आपको प्लेन चेक करना हो तो उन पे दो कोई डिफरेंट पॉइंट लीजिए, डिस्टिंक्ट पॉइंट लीजिए, और उस दो पॉइंट को ज्वाइन करें तो आपको लाइन सेगमेंट मिलेगा। और लाइन सेगमेंट जो है उस लाइन सेगमेंट पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, और देखना है कि वो सारे पॉइंट भी उसी प्लेन पे लाई करता है, उसी सरफेस पे लाई करता है, प्लेन नहीं सरफेस पे लाई करता है। तो हम लोग कहेंगे कि उस प्रकार का जो सरफेस होगा उसको हम लोग प्लेन कहेंगे। बात समझ रहा है? सिंपल सी बात है कि पॉइंट मिलकर जो है, हाँ, दो प्रकार से लाइन बनाता है। पॉइंट मिलकर जो है वो दो प्रकार से लाइन बनाता है, एक बनाता है स्ट्रेट लाइन और एक बनाता है कर्व लाइन। हाँ, कर्व लाइन बनाता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन और बनाता है कर्व लाइन। उसी प्रकार लाइन मिलके एक क्या बनता है, प्लेन मिलता है। पॉइंट मिलने से क्या बनता है बाबू, लाइन मिलता है। और देखिए लाइन इस प्रकार से यदि मिलाते जाएं, इसको ऐसे मिला दें, इसको ऐसे मिला दें, इसको ऐसे मिला दें, इसको ऐसे मिला दें, तो आपको एक मिल जाएगा। आप इसको देख सकते होंगे, जो बांस का बांध के बनाया होता है, ठीक है, तो देखते हो कि बांस जो है पूरा फैल जाता है, तो वो प्लेन हो जाता है, ठीक है। तो लाइन को मिलने से क्या बनता है, प्लेन बनता है, और पॉइंट के मिलने से क्या बनता है, लाइन बनता है। तो जो प्लेन को भी दो भाग में इस सरफेस को भी दो भागों में रखा गया है। एक रखा गया है प्लेन, हाँ, प्लेन सरफेस, हाँ, और दूसरा बना गया है रफ सरफेस, रफ, है ना। तो जो पॉइंट मिलके बनाता है वो स्ट्रेट लाइन बनाता है और कर्व लाइन बनाता है, लेकिन पॉइंट मिलके बनाता है वो सरफेस बनाता है, हाँ, और ये क्या बनाता है, लाइन बनाता है। तो लाइन बनता है पॉइंट की मदद से, और लाइन की मदद से बनता है सरफेस। तो सरफेस का दो पार्ट हो जाता है, कौन कौन, प्लेन सरफेस और रफ सरफेस। तो एक प्रकार प्लेन क्या है, एक सरफेस है, ठीक है। जैसे हम बात करें इसको, तो देखिए यदि अभी हम इसको बात करें तो ये आपको प्लेन सरफेस दिख रहा होगा, लेकिन यदि हम इसको ऐसे फोल्ड करके ऐसे कर दें तो ये क्या हो गया, सरफेस तो है लेकिन ये रफ सरफेस है। इज इट क्लियर? तो आप, आई होप दैट कि आप प्लेन को समझ पा रहे होंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, हम लोगों ने सीखा कि प्लेन क्या होता है, प्लेन कैसे बनता है। अब इसके आगे बात करते हैं
कि प्लेन को अलजेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। प्लेन को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब हो गया उसका इक्वेशन जानना। तो प्लेन का इक्वेशन डिफरेंट फॉर्म पे कैसे निकालते हैं और उस इक्वेशन को निकालने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, कौन कौन सी पॉइंट दिए जाने होने चाहिए या कौन कौन से कंडीशन होने चाहिए जिसके थ्रू आउट आप इक्वेशन को, प्लेन के इक्वेशन को निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग करके डिस्कस करते हैं कि प्लेन का इक्वेशन कैसे डिटरमाइन किया जाता है। ए प्लेन इज का टॉपिक होगा, ए प्लेन इज a plane is determined if any one of the following conditions are गिवेन। कहता है कि कोई एक प्लेन है, उस प्लेन का इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। द प्लेन इज यूनिकली डिटरमाइंड, या तो प्लेन इज डिटरमाइंड हम लोग कह सकते हैं, डिटरमाइंड यूनिकली determined. A plane is uniquely determined if any one of the following conditions are given. जो कंडीशंस हैं उस कंडीशंस में से कोई ना कोई एक दिया होना चाहिए। तो पहला कंडीशन क्या होगा? द नॉर्मल, कंडीशन 1, द नॉर्मल टू द प्लेन is given and also and distance from origin given। हाँ, ये कौन सी कंडीशन है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए कंडीशन 1 क्या है? द नॉर्मल टू द प्लेन इज गिवन एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज आल्सो गिवन। ओरिजिन इज आल्सो गिवन, है ना। पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि कंडीशन क्या होता है, और नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे इसको थ्योरी पढ़ने के बाद कि यदि ऐसा हुआ तो उसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं और क्या होता है। देखिए क्या है। सो मान लीजिए कि कोई इस प्रकार से दिया गया है, इसका क्या होना चाहिए बता रहे हैं। इस प्रकार से कोई एक्सिस हमारा है, ठीक है, एक्स वाई और ये जेड, और ये ओरिजिन है। अब कहता है कि हम लोग को इस प्रकार से कोई प्लेन दिया गया है ऐसे ही, ठीक है। प्लेन क्या है? एक्सिस से ऐसे ढका हुआ है। तब यहाँ से यहाँ तक आपका ये डिस्टेंस भी होनी चाहिए, डी होनी चाहिए, और वो परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए। देखिए इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, ये परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो दिया होना चाहिए, और इस पे एक नॉर्मल है, और नॉर्मल शब्द का जब यूज किया जाता है तो हम लोग समझते हैं कि वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये आपको नॉर्मली हम बता दे रहे इस प्रकार से दिया गया है। लेकिन दूसरी बात क्या है कि जब इसका थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे उस वक्त आपको हम प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि यहाँ पर डिस्टेंस किसकी बात की जा रही है और डिस्टेंस किसकी बात की जा रही है, और ये जो नॉर्मल की बात किया जा रहा है वो प्लेन पे कहाँ है, आप उसको देख पाएंगे, ठीक है। दूसरा ध्यान देंगे, दूसरा जो है it passes through a point and perpendicular to a given direction, passes through a point and perpendicular to a given direction। इसमें क्या है? देखिए
यहाँ पर नॉर्मल और वो परपेंडिकुलर में क्या अंतर है वो आपको हम क्वेश्चन में बताएंगे और थ्योरी बताएंगे जब इसका इक्वेशन उसमें देखेंगे। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन जो 2 है वो देख क्या कहता है, प्लेन इज passes through a point and perpendicular to a given direction। देखिए गिवन डायरेक्शन कहने का मतलब हो गया कि वेक्टर से बात कर रहा है, कोई एक वेक्टर पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब कोई एक प्लेन दिया गया है इस प्रकार से, ये प्लेन जो है पी पॉइंट से पास कर रहा है x1 y1 और ये z1 से, और ये जो है ये परपेंडिकुलर दिया गया है, ये वेक्टर a मान लीजिए, ये b मान लीजिए, इस पे परपेंडिकुलर है। तो ये भी स्थिति हो तो भी इस प्लेन का इक्वेशन को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, कंडीशन 3 क्या है, कंडीशन 3, कंडीशन जो 3 है वो क्या है, प्लेन passes through 3 non-collinear points, है ना। प्लेन जो है वो 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से पास करनी चाहिए। मतलब क्या है, इस प्रकार से दिया गया हो, मतलब प्लेन जो है, हाँ प्लेन पे 3 पॉइंट जो है नॉन कॉलिनियर होनी चाहिए। ये a x1 y1 z1, b x2 y2 z2, c x3 y3 और ये z3। ठीक है, इस प्रकार से इंफॉर्मेशन दिया गया हो तो भी हम लोग इक्वेशन इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, इस प्लेन का इक्वेशन को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, वो आगे लेक्चर पे देखेंगे कैसे फाइंड करते हैं। अभी हम लोग क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए वो सीख रहे हैं ताकि उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाएं। पहला कंडीशन क्या कहता है बाबू, पहला कंडीशन कहता है कि यदि आपको डिस्टेंस दिया गया है ओरिजिन से प्लेन का, पहला क्या है, डिस्टेंस दिया गया है ओरिजिन से प्लेन का, और वो किसी उस पे कोई एक नॉर्मल भी दिया गया हो, पहला क्या, नॉर्मल दिया गया हो और डिस्टेंस दिया गया हो, नॉर्मल दिया गया हो और डिस्टेंस दिया गया, n दिया गया हो, d दिया गया हो, तो ये हम लोग ये हेल्प करेगा इक्वेशन को निकालने के लिए। और यहाँ पर एक कोई पॉइंट दिया गया हो, पॉइंट A दिया गया हो और परपेंडिकुलर वेक्टर B दिया गया हो, तो देखिए ये पॉइंट है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी दोनों दिया रहे बाबू, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को निकाल सकते हैं। और यहाँ पर 3 कॉलिनियर नॉन कॉलिनियर पॉइंट B C भी दिया रहे, तो वैसी स्थिति में भी हम लोग प्लेन के इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि यदि आपको इक्वेशन चाहिए तो इन तीनों में से किसका व्यवस्था कर पा ले रहे हैं, ताकि आगे जाके हम लोग इसका प्लेन को इक्वेशन को निकाल पाएं। तो चलिए आप अपने हिसाब से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने हिसाब से नोट्स बनाइएगा, इसका आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, जनरल फॉर्म या जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, जैसे जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन क्या था, जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन था। ये जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन था। ठीक है, तो उसी प्रकार जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, तो हम लोग क्या बोलते थे, एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर होगा एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन ऑफ
थ्री वेरिएबल represents general equation of plane, है ना, दैट इज कह सकते हैं ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 represents general equation of plane, है ना, वेयर क्या है एक्स वाई जेड आर वेरिएबल्स एंड क्या है कैपिटल ए बी सी एंड डी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर कोई बुक जो है ये स्मॉल ए बी सी डी बोलता है, उससे कोई तकलीफ नहीं है, आप स्मॉल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो प्रत्येक देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, पावर 1 होने के कारण इसको क्या बोलते हैं हम लोग फर्स्ट डिग्री। तो फर्स्ट डिग्री का जो भी इक्वेशन होगा 3 वेरिएबल का 1 2 3 वेरिएबल का वो रिप्रेजेंट करेगा किसको इक्वेशन ऑफ द प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन। जैसे कि 2 वेरिएबल का क्या रिप्रेजेंट कर रहा था इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो आगे हम लोग देखते हैं, हाँ एक इंपॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ द प्लेन डिफरेंट प्लेन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द डिफरेंट प्लेन हम ये क्या बतलाना चाहते हैं इसको ध्यान रखेंगे। इक्वेशन ऑफ डिफरेंट प्लेन्स, देखिए इक्वेशन ऑफ डिफरेंट प्लेन क्या है उसको देखेंगे। हाँ तो देखिए क्या है, ये x है, ये y है और ये z है, हाँ, और ये ओरिजिन। जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, ये जो आपका प्लेन बन रहा है, किसके किस बदौलत से, x और y के बदौलत से। तो ये एक्स वाई प्लेन होगा, हाँ ठीक है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन हो गया, ये मेरा एक्स वाई प्लेन हो गया, ठीक है। सोचिए ये जो बन रहा है आपका, ये किससे बन रहा है, ये किससे बन रहा है, देखिए जेड एक्स से, जेड एक्स प्लेन है ये, है ना, ये जेड एक्स प्लेन है, ठीक है। और ये जो आपका दिख रहा है कौन से, वाई जेड है, तो ये मेरा क्या है, वाई जेड प्लेन है, हाँ 3 अलग अलग प्लेन होंगे, ये क्या है वाई जेड प्लेन है, हाँ। तो इसका इक्वेशन, इसका और इसका इक्वेशन तीनों अलग अलग मानने में क्या होगा आप इसको समझ सकते हैं। देखिए मान लें इस प्रकार से गौर करेंगे, ये हम लोग का एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। देखिए ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तब आप ध्यान देंगे, देखिए मान लेते हैं ये हमारा प्लेन है इस प्रकार से। देखिए ये जो प्लेन दिख रहा है, देखिए ये वाला प्लेन, देखिए एक्स और, देखिए एक्स और वाई एक्सिस के बदौलत बना है, इस प्लेन का नाम क्या पड़ गया, एक्स वाई प्लेन। ये मेरा वाई और जेड प्लेन है, तो ये जो प्लेन आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, वाई जेड प्लेन। और ये नीचे देखेंगे ये क्या है, एक्स और जेड है, और एक्स और जेड से मिल रहा है, हम लोग एक्स और जेड प्लेन से मिल रहा है, सॉरी एक्सिस से मिल रहा है, तो इस एक्सिस का, इस प्लेन का क्या नाम पड़ेगा, एक्स जेड प्लेन के नाम पड़ेगा। तो इसका इक्वेशन क्या होता है हम लोग वो देखेंगे, ध्यान देंगे बहादुर। नॉर्मली क्या होगा, ध्यान देंगे, इक्वेशन ऑफ, पहला इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप, इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन इज, देखिए एक्स वाई गायब कौन है, एक्स वाई गायब कौन है बताइए, जेड, क्या कौन गायब है जी, जेड। तो क्या होगा, जेड का वैल्यू हमेशा क्या होगा, वो जीरो होगा। ऐसा इसीलिए कि यदि ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, तो यहाँ एक्स का वैल्यू कुछ होगा, एक्स का वैल्यू अल्फा होगा, वाई का वैल्यू बीटा होगा, लेकिन जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम लोग का जो इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, z इक्वल टू जीरो होगा। तो ऐसे ही बताइए, यहाँ पर y का वैल्यू कुछ होगा, z का वैल्यू कुछ होगा, लेकिन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। देखिए x इक्वल टू z इक्वल टू कुछ होगा, x इक्वल टू, लेकिन यहाँ पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब ये परफेक्ट हो गया कि z इक्वल टू जीरो होगा, इसलिए इस एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या हो गया, z इक्वल टू जीरो। इससे परफेक्ट हो गया कि इससे परफेक्ट हम लोग का हो गया कि एक्स जेड तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, लेकिन एक्स का वैल्यू जीरो हो गया, तो ये किसका इक्वेशन हो गया, वाई जेड का। जेड एक्स प्लेन है तो वाई इक्वल टू क्या मिलेगा, जीरो। तो उसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं दूसरा कि इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन देखिए क्या मिलेगा, वाई जेड प्लेन क्या मिलेगा, वाई जेड है x इक्वल टू जीरो मिलेगा, ठीक है। एंड तीसरा x इक्वल टू जीरो मिलेगा, और तीसरा इक्वेशन ऑफ वाई जेड हो गया जेड एक्स प्लेन इज क्या मिलेगा, देखिए जेड एक्स एब्सेंट कौन है, y, तो y इक्वल टू क्या मिल गया, जीरो। ये याद रखिएगा। लेकिन दूसरी बात क्या है कि यदि कोई पॉइंट लेंगे, पॉइंट सोचिए कि यदि यहां पर कोई पॉइंट लेते हैं हम, तो x का वैल्यू कुछ होगा और y का वैल्यू कुछ होगा, लेकिन z क्या हो जाएगा, जीरो। तो याद रखिएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पॉइंट ऑन देखिएगा, पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन इज क्या होगा, ध्यान देंगे। ए मैंने मान लिया एक्स वाई, एक्स का वैल्यू अल्फा, वाई का वैल्यू बीटा और इसका वैल्यू जीरो। एक्स वाई प्लेन में हमेशा क्या होता है, वाई जेड जीरो होगा। तो उसी प्रकार बताइए यहाँ पर पॉइंट ऑन कौन सा प्लेन, वाई जेड प्लेन क्या मिलेगा, बी मैंने मान लिया, और यहाँ पर क्या होगा, देखिए कौन है, वाई और जेड है, मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा, ये बीटा हो जाएगा और ये गामा हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। मतलब यहाँ देखिए y z है तो y का वैल्यू कुछ होगा, z का वैल्यू कुछ होगा, x एब्सेंट है तो x का वैल्यू जीरो होगा। तो यहाँ पर वैसे बताइए पॉइंट ऑन कौन, जेड एक्स प्लेन इज, यहाँ भी इज लगा दीजिए, इज क्या मिलेगा, इसको c बोल दिया मैंने, c पॉइंट क्या देखो कौन कौन है, एक जेड और एक्स है, तो y का वैल्यू जीरो हो जाएगा, अल्फा जीरो और ये बीटा। तो आप याद रखिएगा कि पॉइंट लेना है तो कैसे लेंगे और इक्वेशन लेना है तो कैसे लेंगे। दूसरी बात बता दें कि इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट क्या होता है, एक्स जीरो, एक्स देखो एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट क्या होता है, अल्फा जीरो जीरो। वाई एक्सिस पे क्या होता है बोलिए, जीरो बीटा जीरो। और जेड एक्सिस में क्या होता है बोलिए, जेड एक्सिस में जीरो जीरो गामा। तो उसी प्रकार इस प्लेन पे कोई पॉइंट होगा, इस प्लेन पे कोई पॉइंट होगा एक्स वाई प्लेन पे, तो कौन मिलेगा, जेड जीरो होगा, अल्फा बीटा जीरो। इस पे कोई पॉइंट होगा तो क्या मिलेगा, देखिए एक्स जेड प्लेन है तो वाई जीरो, तो क्या मिलेगा अल्फा जीरो और ये गामा। यदि इस पे कोई प्लेन होगा तो पॉइंट होगा तो क्या मिलेगा बहादुरों, वाई जेड है, मतलब अल्फा जीरो, अल्फा बीटा और ये गामा। ठीक है, मैंने क्या किया है, एक्स को वैल्यू अल्फा ले रखा है, वाई का वैल्यू बीटा ले रखा है और गामा का वैल्यू, जेड का वैल्यू गामा ले रखा है। ठीक है, अब इस स्थिति पे हम लोग देख रहे हैं कि जो अलग अलग है, जो अलग है अल्फा का, एक्स का वैल्यू अल्फा, वाई का वैल्यू बीटा और जेड का वैल्यू गामा लिया है, और वैसी स्थिति पे जो अब्सेंट है उसको जीरो ले रहे हैं। देखो तो यहाँ पर क्या है, एक्स वाई, अब्सेंट कौन है, जेड, तो जेड जीरो ले लिया, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स का अल्फा, वाई का बीटा और जेड का जीरो। तो इस प्रकार से इक्वेशन ऑफ द वाई जेड प्लेन है, कौन है, वाई जेड प्लेन है, इज, यहाँ अब्सेंट कौन है, एक्स इक्वल टू जीरो, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स अब्सेंट और वाई बीटा और
जेड गामा। और आगे क्या है, इक्वेशन ऑफ द जेड एक्स प्लेन। इक्वेशन क्या है, जेड एक्स प्लेन। जो इक्वेशन ऑफ जेड एक्स प्लेन है, यहाँ ऑप्शन कौन है, वाई। तो वाई इक्वल टू इक्वेशन हो गया 0, लेकिन पॉइंट क्या हो जाएगा, वाई का वैल्यू 0 और एक्स का वैल्यू अल्फा और वाई का जेड का वैल्यू गामा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन और पॉइंट ऑन द प्लेन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आगे हम लोग बातें करेंगे कि इक्वेशंस कैसे निकाल जाते हैं, इंटरसेप्ट इक्वेशन कैसे होता है और डिफरेंट इक्वेशन कैसे होता है। धन्यवाद।